कि जब वो सोने जाते हैं तो उनके पैर में ऐंठन झंझनाहट होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है बस कोई हल्का सा पैर में मसाज कर दे तो नींद आ जाएगी। लड़के, लड़कियां, अच्छा, इवन ओल्ड एज पीपल एंड ओबीज पीपल, इन लोगों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम मानी जाती है, जिनमें उनको रातों में ऐंठन या हड़कल होने लगती है, या कोई उन्हें बस ये लगता है कि कोई पैर दबा दे या खुद ही अपने पैर वो एक दूसरे में मारते रहते हैं। सो इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, जो स्लीप एपनिया के साथ देखा गया है। बहुत सारे लोगों को नींद में बोलने की प्रॉब्लम होती है, नींद में चलने की दिक्कत होती है, दांत वगैरह किटकिटाने लगते हैं। वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है उनके साथ? सो वर्स्ट केसेस में एक्सीडेंट सबसे कॉमन होते हैं इन लोगों में। बहुत सारे लोग गिर जा रहे हैं बेड से, बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के फ्रिज की तरफ जाएंगे और कुछ खाने लगेंगे और उन्हें याद ही नहीं होता है कि क्या खा रहे हैं। सो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी फनी लगती है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, बट इट हैज अंडरलाइंग डिसीज। तो आप बताइए कि खराटे लेना कब हमारे लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड समहाउ सोसाइटी में ये मिथ है कि जो लोग खराटे लेते हैं उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसा बिल्कुल। तो इसमें जान जाने का खतरा होता है? सो अगर आपकी स्लीप एपनिया की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि पॉज इतना बड़ा हो गया कि ब्रेन के सिग्नल से आप उठ नहीं पाए, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है उसी टाइम? यस, सोते हुए? यस। सो बहुत बार हम देखते हैं कि गांव में लोग बोलते हैं कि रात को सोए और आदमी उठा नहीं सुबह। सो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर हैविंग स्लीप एपनिया। इसमें वो सोते हैं, रात को ही हार्ट अटैक आ जाता है और पता ही नहीं चलता है किसी को। तो डॉक्टर फिर कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं? तो स्लीप एपनिया में अगर आपकी नेक छोटी है, हाइट छोटी है, थोड़े से भी आप ओबेज हैं, सेंट्रल ओबेसिटीज आ रही हैं, कुछ लोगों में टंग बड़ी होती है, कुछ लोगों में अगर आप लेटरल प्रोफाइल में देखेंगे तो जो ये चिन आगे आ रही है ये पीछे की तरफ होती है, इसको बोलते हैं रिट्रोगोनिडिया। अच्छा। उससे आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ लोगों में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत बड़े रह जाते हैं, वो आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो आपके एयरवे को कॉम्प्रोमाइज कर रही है और उसके साथ जब आप सो रहे हैं और एयरवे बंद हो जा रहा है, these are the factor which is creating apnea, no breath, and these are the factor which is aggravating your sleep apnea. तो कुछ ऐसे डाइट रिलेटेड भी हैं कि अगर कुछ हम खा के सोते हैं तो नींद बेहतर आएगी? मतलब एंशियंट टाइम से चला रहा है कि गुनगुना दूध में हल्दी मिला के लीजिए, सो इट इज़ अ वेरी सूदिंग एजेंट, कि उससे नींद बहुत अच्छी आती है लोगों को। जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं वो किसी भी तरह के स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रही हैं, तो क्या सिम्टम्स या वार्निंग साइंस उन्हें ध्यान में रखने चाहिए? अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो डे टाइम लेथार्जी, डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सेसिव लेथार्जी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स आपको दिन में रहते हैं जो स्लीप डिप्राइवेशन के सिम्टम्स हैं। ये शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही सिम्टम्स आगे चलते रहते हैं तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेज, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एंड क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल रात को सोते हुए कम हुआ है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन का ब्रेन में सप्लाई कम होता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात भर करवट बदलते रहते हैं, सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नींद ही नहीं आती? अच्छा म्यूजिक लगा करके भी देख लेते हैं, हेल्दी खाना खा करके भी देख लेते हैं, उसके बावजूद भी तमाम कोशिशों के बाद नींद आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम स्लीप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में इसके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों में नींद की कमी क्यों होते जा रही है और इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, स्लीप को कैसे मैनेज करें, अच्छी नींद लाने के लिए क्या क्या चीज़ें करें। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जिनके लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। हालांकि उस वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो कवर नहीं हो पाए थे, इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट को दोबारा उन्हीं गेस्ट के साथ अरेंज किया है ताकि जो सवाल पिछली बार रह गए थे उसे हम पूरा कर सकें। हमारे साथ है डॉक्टर राहुल शर्मा। तो डॉक्टर एक बार फिर से हमारे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आपके लास्ट वीडियो को हमारे ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, उन्होंने ऐसे बहुत से और सवाल पूछे थे जो हमसे पिछले सेशन में रह गए थे समय की कमी के कारण, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इस सेशन में उन सभी सवालों के जवाब दें। तो डॉक्टर सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आप इतने सारे पेशेंट्स हर दिन डील करते हैं, तो उनमें नींद की कमी लेकर के जो लोग आते हैं वो किन कारणों से आते हैं? अगर हम बात करें कि नींद से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से नींद की प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ आते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसमें है नींद का ना आना, जिसे इंग्लिश में इंसोम्निया बोलते हैं। अब इंसोम्निया में 2-3 तरीके से नींद की प्रॉब्लम हो सकती है उनको। या तो वो सो नहीं पाते हैं, जल्दी लेटे रहते हैं और जैसे आपने बताया कि करवटें बदलते रहते हैं, या नींद बार बार खुल जाती है, या सुबह जल्दी जग जाते हैं और दोबारा नींद नहीं ले पाते हैं। पहला ग्रुप है ये। दूसरा ग्रुप है स्लीप एपनिया का, जिसमें आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग रात में खर्राटे लेते हैं। जब खर्राटे लेते हैं तो वो खर्राटे
मतलब ये ऐसी धारणा है हमारी सोसाइटी में कि खर्राटे नॉर्मल हैं, बट खर्राटे नॉर्मल नहीं होते हैं। इनिशियली खर्राटों को हमारी बॉडी कॉम्पनसेट कर पाती है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वेट बढ़ता है, या कोई कोमॉर्बिडिटीज आ जाती हैं जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो इन खर्राटों के साथ रात को सोते वक्त ऑक्सीजन कम होने लगती है, और उसी को स्लीप एपनिया कहते हैं। सो दूसरा जो सबसे बड़ा सब ग्रुप हमारे पास आता है वो स्लीप एपनिया की वजह से आता है, जिसमें पेशेंट रात को उसे लगता है कि वो सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, लेकिन पूरे दिन भर उसको नींद आती रहती है, वो बैठे बैठे सोता रहता है, पुअर कंसंट्रेशन रहती है, ड्राइव करते हुए नींद आने लगती है, एक्सीडेंटल केस बहुत सारे आते हैं हमारे पास। ये दूसरा सब ग्रुप है। तीसरा सब ग्रुप हमारे पास जो आता है उसमें होते हैं पैरासोम्नियाज। पैरासोम्नियाज होते हैं कि रात में सोते वक्त, जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे सोते वक्त चलने लगते हैं, अच्छा, नींद में बोलने चलना। लगते हैं। हाँ। ये भी एक प्रकार की नींद से रिलेटेड बीमारी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं कि दांत किटकिटाते हैं, ब्रक्सिज्म बोलते हैं उसको, या स्लीप में कुछ भी फ्रिज में जाके खा लेते हैं, सुबह उन्हें पता ही नहीं होता है, चलने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और चौथा सब ग्रुप आता है पेशेंट जिनमें रात में पैरों में दर्द, जिसे वो हड़कल बोलते हैं, कि रात भर पैरों में हड़कल होती रहती है, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। सो ये 4 मेजर ग्रुप हैं जो हमारे पासेस आते हैं। इनके बाद रेयर डिसीजेज है जिसमें CNS रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जिनमें पेशेंट्स को सडनली स्लीप अटैक आ जाता है, वो बात करते करते सो जाते हैं और फिर जग जाते हैं, तो स्लीप नार्कोलेप्सिस होती है, बट दीज आर वेरी वेरी रेयर केसेस। तो डॉक्टर, जैसे आपने बच्चों वाला केस दिया, तो आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि जब हम भी मतलब छोटे थे तो मेरे जो घर के लोग थे बहुत कंप्लेन करते थे कि रात में बहुत बात करती हो, तुम बोलती हो, और उन्हें लगता था कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है, और ऐसा कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि विद एज ये ठीक हो गई अपने आप ही। तो ये प्रॉब्लम बच्चों में क्यों होती है, रात में बोलने वाली? ये बच्चों में नहीं है, ये आई थिंक स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है। बच्चों में जिस वक्त उनके टॉन्सिल्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो जब वो सोते हैं तो रात में वो खर्राटे मारने लगते हैं, उनका एयरवे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्लीप एपनिया। कि स्लीप एपनिया के साथ पेशेंट में ये सारे पैरासोम्नियाज भी कुछ सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में आ जाते हैं, जो अगर आप स्लीप एपनिया को करेक्ट करते हैं या स्लीप पैटर्न करेक्ट करते हैं तो वो अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। बहुत रेयरली इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब वही, क्योंकि जब बचपन में हम बोला करते थे तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम आगे तक ना चली जाए, बट नाउ ऐसा बचपन में जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था उसमें लोग एक पत्थर बेचा करते थे कि इसको पानी में डालो और उस पानी को पियोगे तो आपका दांत किटकिटाना बंद हो जाएगा। अच्छा। तो बहुत सारे गिमिक्स भी ऐसे चलते हैं, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे जैसे हमारे टॉन्सिल्स रिग्रेस होते हैं, कुछ लोगों में बीमारी की तरह मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें हमें टॉन्सिल्स निकलवाने पड़ते हैं। अच्छा। अदरवाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंप्रूव हो जाता है। ओके। तो जैसे नींद के टाइम पर ना कई लोगों को कई प्रॉब्लम भी होती है, कुछ आपने भी बताया, तो उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि कई लोगों के साथ, आई थिंक स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि जब वो सोने जाते हैं तो उनके पैर में ऐंठन, झंझनाहट होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है बस कोई हल्का सा पैर में मसाज कर दे तो नींद आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होता है, मे बी आप रिलेट ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास लड़के, लड़कियां, अच्छा, इवन ओल्ड एज पीपल एंड ओबीज पीपल, इन लोगों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम मानी जाती है, जिनमें उनको रातों में ऐंठन या हड़कल होने लगती है, या कोई उन्हें बस ये लगता है कि कोई पैर दबा दे, या खुद ही अपने पैर वो एक दूसरे में मारते रहते हैं। सो इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, जो स्लीप एपनिया के साथ देखा गया है। जब भी बॉडी में स्लीप एपनिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कभी कभी आयोनाइज कैल्शियम भी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐंठन जैसी सिचुएशन आने लगती है। बहुत सारे लोगों में फेरिटिन की कमी से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, एंड बहुत सारे लोगों में पैरासोम्नियाज में आते हैं जिसमें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। तो जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, एक्चुअली सबसे पहले ये देखना होता है उनका हीमोग्लोबिन कैसा चल रहा है। हीमोग्लोबिन और फेरिटिन देखना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस देखने हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उनको स्लीप एपनिया के लिए देखना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट उन्हें देना पड़ता है। ओके। तो अगर जिन लोगों को रात में सोते वक्त पैरों में ऐंठन या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या इसमें टिप्स आप देना चाहेंगे? सो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना है। पहली चीज़, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी से हो जाता है, तो ये सब चीज़ें चेक कराइए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको है तो आपको स्लीप स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि अंडरलाइन कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पनप रही है जिसका पहला मैनिफेस्टेशन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो रहा है। ओके। और वो बड़ी बीमारियां क्या हो सकती हैं? स्लीप एपनिया रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको स्लीप एपनिया, डायबिटिक न्यूरोपैथीज आ जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम। हार्ट पेशेंट है जिनमें सर्कुलेशन कम रहता है, उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी गई हैं।
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, एनीमियाज हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। सो इट इज़ नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम कि जिसको हमने पैर दबाया और वो ठीक हो गई। अगर ये परसिस्टेंट रह रही है देन वी मस्ट इवैल्यूएट कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और उस वजह को ट्रीट करना है। कितने लंबे टाइम अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो फिर अलर्ट सो जनरली वो ये बोलते हैं कि अगर 2 से 3 हफ्ते तक चल रही है और बाकी नॉर्मल न्यूट्रिशन लेने से इंप्रूव नहीं हो रही है देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर। ओके, ठीक है। तो ये तो हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डिस्कस किया। दूसरा आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को नींद में बोलने की प्रॉब्लम होती है, नींद में चलने की दिक्कत होती है, दांत वगैरह किटकिटाने लगते हैं, तो इसको थोड़ा बताइए ये क्यों होता है? सो ये सब पैरासोम्नियाज करके एक मतलब अगर आप डिसीज क्लासिफिकेशन देखें स्लीप डिसऑर्डर में तो इनको पैरासोम्नियाज बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के जितने भी न्यूरोनल चैनल्स होते हैं वो जब स्लीप में, स्पेशली रेम स्लीप में, कुछ लोगों को विविड ड्रीम्स आने लगते हैं, कुछ लोगों को डरावने ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे ड्रीम्स आते हैं। वो स्लीप की स्टेज पे डिपेंड करता है और उन्हीं ड्रीम के साथ वो इनएक्ट करने लगते हैं कि जैसा जैसा वो ड्रीम देखते हैं उसी हिसाब से वो एक्ट करने लगते हैं। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम जेन्युइनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है जिसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा पार्टनर है या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आई थिंक इवैल्यूएशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये पता कर पाएँ कि ये जेन्युइनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्लीप प्रॉब्लम है या एपनिया प्रॉब्लम है, एंड उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो घर पे ही बैठे अगर कोई चाहता है कि इसे ट्रीट करे तो कर सकता है? घर पे बैठे टिप्स ये तो नहीं है कि आप उनके ब्रेन को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन टिप्स ये जरूर हैं कि अगर कुछ फीचर्स आते हैं तो आपको डेफिनेटली उनको दिखाना है। जैसे स्लीप वॉकिंग, जिसमें पेशेंट को इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नींद में चलने। ठीक है। स्लीप ब्रेक्सिज्म इज अ कंडीशन जिसमें हमें ये देखना होता है कि स्पेशली बच्चों में अगर हो रहा है कि टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं बढ़े हुए, लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स स्नोरिंग के साथ है कि बार बार पेशेंट स्नोर कर रहा है रात में, देन स्लीप एपनिया की टेंडेंसीज और बढ़ जाती है। और इन सब पेशेंट में सबसे पहले स्लीप एपनिया ट्रीट करना है। एक बार वो बेसलाइन डिसीज कंट्रोल हो जाती है तो मैक्सिमम टाइम ये डिसीज अपने आप कंट्रोल हो जाती है, अदरवाइज इनके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। तो जैसे जिन लोगों को नींद में चलने बोलने की प्रॉब्लम है तो वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है उनके साथ? सो वर्स्ट केसेस में एक्सीडेंट सबसे कॉमन होते हैं इन लोगों में। बोलने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जितने चलने वाले लोग होते हैं दे डोंट नो कि क्योंकि वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं फिर, सो उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सो कभी कभी इंजरीज के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आए हैं आपके पास? एब्सोल्युटली, बहुत सारे पेशेंट होते हैं रात में चोट लग गई, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे लगी है, उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग गिर जा रहे हैं बेड से, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके अटेंडेंट बोलते हैं कि ये रोज गिर जाते हैं। फिर हम उनको यही बोलते हैं कि एक वीडियो बना के हमें दिखाइए, तो उसमें आप देखेंगे कि वो करवट ले रहे हैं, मूवमेंट हो रही है और सडनली फॉल कर जाते हैं और सोते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। गिरने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के फ्रिज की तरफ जाएंगे और कुछ खाने लगेंगे और उन्हें याद ही नहीं होता है कि क्या खा रहे हैं। सो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी फनी लगती है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, बट इट हैज अंडरलाइंग डिसीज which needs to be treated. बॉलीवुड मूवीज में भी कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि नींद में चलने की प्रॉब्लम है उनको। राइट तो थोड़ा सा उसको ऐसे these are parasomnias, although they are very very rare. मेजर प्रॉब्लम जो अभी भी हम देखते हैं उसमें स्लीप एपनिया या फिर सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, जिसमें लोग लेट उठते हैं या लेट तक सो नहीं पाते हैं, या इंसोम्नियाज, ये मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो जैसे कुछ लोग तो आपने कहा कि नींद में चलने की प्रॉब्लम होती है, उसमें आपने कहा कई लोग गिर भी जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि कुछ ऐसा वो सपना देख रहे होते हैं जैसे उन्हें लगा कि वो गिर गए और उनकी आंख खुली तो वो बेड पे ही रहते हैं, लेकिन फीलिंग आती है कि एकदम कि कौन से 100वें माले से अचानक से गिर गए। ये ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ये भी स्लीप स्टेज से रिलेटेड लोगों में ड्रीम बिहेवियर होता है, जिसमें हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक बोलते हैं कि कुछ डरावने ड्रीम्स होते हैं और कुछ एक्साइटिंग ड्रीम्स होते हैं। सो ये ड्रीम स्लीप की स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। जनरली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी स्लीप के पैटर्न को या स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है और इससे ये बेटर हो जाते हैं। ओके, और जो लोग होते हैं सपने अलग अलग तरह के देखते हैं, फिर उनको कैसे हम क्लासिफाई करें? सो वही मैं बता रहा हूँ, सपने जो अलग अलग देखते हैं वो हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक, दीज आर साइंटिफिक टर्म, जिसमें कुछ में डरावने सपने आते हैं लोगों को, कुछ में नॉर्मल ड्रीम्स आते हैं जो सुबह तक आदमी भूल जाता है। ये डिपेंड करता है कि स्लीप की किस स्टेज पे देख रहे हैं। कुछ डीप स्लीप रिलेटेड सपने होते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड होते हैं, कुछ डर रिलेटेड होते हैं, कुछ एंग्जाइटी रिलेटेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप सपने कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। What you need to control is a good sleep. That is the thing.
तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत होती है कि वो सुबह उठते हैं तो उन्हें पूरा सपना याद रहता है कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने सपना क्या देखा, बट रात में बहुत हरकत हुई उनके साथ उनके शरीर में, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो लाइट स्लीप में आप सपना देखते हैं वो जनरली आपको याद रहता है, लेकिन जैसे आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वो सपने आपको बहुत वेगली याद रहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली वो सपना आपको याद नहीं रहता। तो लाइट स्लीप और डीप स्लीप का टाइमिंग क्या होता है? जब भी हम सोते हैं तो स्लीप एक साइकिल्स में आती है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो स्लीप में पहले 4 साइकिल दी हुई थी, अभी 3 साइकिल हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3, या फिर रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट के साथ, कि ये डीप स्लीप होती है लेकिन उसमें आपकी आंख की पुतलियां अंदर अंदर घूमती रहती हैं, सो वो थोड़ी सी मूवमेंट होती रहती है, लेकिन उस स्लीप में हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। जो नेचर है उसने ऐसे स्लीप साइकिल्स बनाई है। डीप स्लीप, पहले लाइट स्लीप आती है, फिर धीरे धीरे आप डीप स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप से फिर दूसरी साइकिल चालू हो जाती है, आप फिर लाइट स्लीप में आ जाते हैं, फिर डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये साइकिल्स दिन रात में 4 से 5 बार हम लेते हैं, और मैक्सिमम डीपेस्ट स्लीप जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 2 से 3 बजे के करीब आती है। अच्छा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को सपने या डरावनी चीजें 2 से 3 बजे के करीब ज्यादा होती हैं। बट उसको उन्होंने एक मिथ बना दिया है कि 2-3 बजे के अराउंड में भूत घूमते हैं, तो इसलिए तुम्हें वैसे सपने आते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ डीप स्लीप, कि हम सबसे ज्यादा डीप स्लीप में उसी टाइम पे जाते हैं। अच्छा। और उस टाइम पे अगर आपको कोई उठाता भी तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, समझने में टाइम लगता है, रादर देन जैसे ही आप सोए और किसी ने उठाया तो आप इमीडिएटली रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन वाली भी बात करनी है आपसे कि कई लोगों के साथ होता है कि वो सुबह उठे एकदम एनर्जेटिक फ्रेश फील कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको उठने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं, कि उन्हें कहते हैं मुझे प्रोसेस में टाइम लग रहा है, मैं अभी उठी हूँ या उठा हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा पूरी तरह से जगने में, तो ऐसा क्यों होता है? इसका जो सबसे बेसिक सिंपल आंसर है वो है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऑल्दो आप बेड पर तो रहे, लेकिन आपको स्लीप उतना अच्छा नहीं आया है कि आपकी बॉडी उतनी रिस्टोर नहीं हो पाई। तो स्लीप जो भगवान ने बनाई है हमारे लिए, इसलिए बनाई है कि हमारे ऑर्गन उसमें एनर्जी वापस कंजर्व करें और रिचार्ज कर सकें एक तरह से। तो अगर आपकी स्लीप रात में क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो आप उतना रिचार्ज होकर नहीं उठते हैं सुबह। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन ड्यूरेशन, कि हम 8 घंटे बेड पे लेटे हैं लेकिन अगर हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसमें मेजर रीज़न है इंसोम्नियाज और स्लीप एपनिया। या तो हम खराटे मारते हुए स्लीप ले रहे हैं, या हम सो ही नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ करवटें बदल रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको उसका एडवर्स इफेक्ट दिन में आने लगेगा। अगर लेट्स से कि आपको कोई रात भर जगा के रखे तो सुबह आपको डेफिनेटली लेथार्जी ज़्यादा होगी, आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, आपको बार बार चाय कॉफ़ी पीने का मन करेगा ताकि आप एक्टिव हो पाएँ, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा आपका, आप उतना अच्छे कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाएंगे, आपको कोई स्पीच देनी है आप उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे, इरिटेबिलिटी रहेगी, मूड खराब होने लगेगा, जरा सी बात पे गुस्सा आने लगेगा। सो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपकी स्लीप डिप्राइवेशन हो रही है। अब वो स्लीप डिप्राइवेशन में फोर्सफुली करूं किसी को कि आप रात भर नहीं सोएंगे, या आपकी स्लीप की क्वालिटी खराब हो गई है। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी खराब हो गई है तब भी आपको मॉर्निंग में यही सिम्टम्स आएंगे। देन वी नीड टू सी कि हमारी स्लीप की क्वालिटी में क्या खराब है, इंसोम्नियाज है, स्लीप एपनियाज है, या कुछ और प्रॉब्लम है। ओके। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं फिर उनकी स्लीप तो पूरी तरह से बिगड़ी हुई रहती है। दिस इज द सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। सर्केडियन रिदम जो है कि जैसे भगवान ने सूरज चांद और दिन रात बनाए हुए हैं, वैसे ही हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई हुई है। बायोलॉजिकल क्लॉक में जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो निकलने लगता है और वो बोलता है कि आपको सोना है। तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, धीरे धीरे आप सो जाते हैं। जैसे ही सनराइज होने लगता है तो वो उसका लेवल कम होने लगता है और बाकी हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और हम जग जाते हैं। जितने भी शिफ्ट वर्कर्स हैं हमारे, जिसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट वर्कर हैं, डॉक्टर हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गया, इवन 4th क्लास वर्कर है, हर आदमी डे और नाइट में काम कर रहा है, जिस हिसाब से उनकी स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ हो जा रही है। सो इन लोगों को आइडली आपको रेस्ट देना होता है। तो अगर आप इनकी स्लीप शेड्यूल देखेंगे कि 7 दिन नाइट करते हैं फिर 7 दिन करते हैं, रादर देन डे नाइट ऑफ, विच इज इवन मोर ट्रबलसम, क्योंकि हमारी क्लॉक को समझ ही नहीं आता कि कब सोना है कब जगना है। सो इन लोगों में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आगे जाके बहुत ज्यादा होने लगते हैं। अच्छा, तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को अल्टीमेटली आगे जाकर के इश्यूज, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब है, स्लीप क्वालिटी खराब हो गई, रादर देन वो सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, लेकिन जो स्लीप की क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं है जितनी एक रेगुलर स्लीपर है जो सेम टाइम पे डेली सो रहा है। सो उनको आगे जाके ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती है। डॉक्टर, स्लीप एपनिया की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर वो खराटे ले रहा है इंसान, मतलब बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है या आज बहुत ज़्यादा थक गया है तो खराटे ले रहे हैं, नाक बज रही है उसकी,
तो आप बताइए कि खराटे लेना कब हमारे लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समहाउ सोसाइटी में ये मिथ है कि जो लोग खराटे लेते हैं उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खराटे बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम रात को सो रहे हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो एयर का प्रभाव अंदर और बाहर जा रहा है। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जो कि हमारी नेक के लेवल पे जनरली आता है, जैसे हम सोते हैं हमारी मसल्स ढीली होती हैं और नेक का लेवल कम हो जाता है, तो कोई भी चीज़ जब उसमें का छेद छोटा होता है तो उसमें से सीटी जैसी आवाज आने लगती है और वही खराटे वाइब्रेशन की तरह आने लगते हैं। जैसे जैसे खराटे की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, बीच में आप देखेंगे एक पॉज आ जाएगा, उस वक्त एयरवे कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है एंड इसी को बोलते हैं एपनिया। एपनिया मीन्स नो ब्रेथ। सो उस टाइम पेशेंट की ब्रेथ रुक जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एपनिया। सो जब एपनिया आ जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है, आपको जगना है, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन जगता है और आदमी जग जाता है और उसके साथ वो फिर से ठीक हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग खराटे लेते लेते एकदम रुकेंगे और फिर एकदम जगेंगे, फिर सो जाएंगे। सो उनको ये पता ही नहीं चलता कि सबकॉन्शियस लेवल पे उनका माइंड उनको जगाता है कि रिस्की है, फिर सोते हैं, फिर यही साइकिल चालू होती है, खराटे लेते हैं, धीरे 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 एयरवे बंद होता है, फिर एपनिया होता है, फिर ऑक्सीजन कम होता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। सो इसी को स्लीप एपनिया बोलते हैं कि स्लीप में आपकी ब्रीदिंग रुक जा रही है। नो एपनिया ड्यूरिंग स्लीप इज स्लीप एपनिया। तो इसमें जान जाने का खतरा होता है? सो बहुत सारे लोगों में, जैसे हमने देखा था कि हमारे मशहूर गायक थे बप्पी लाहिरी जी, जिनका स्लीप एपनिया की वजह से निधन हो गया। सो अगर आपकी स्लीप एपनिया की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि पॉज इतना बड़ा हो गया कि ब्रेन के सिग्नल से आप उठ नहीं पाए, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है उसी टाइम। सोते हुए। सो बहुत बार हम देखते हैं कि गांव में लोग बोलते हैं कि रात को सोए और आदमी उठा नहीं सुबह। सो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर हैविंग स्लीप एपनियाज। इसमें वो सोते हैं, रात को ही हार्ट अटैक आ जाता है और पता ही नहीं चलता है किसी को। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन एंड दिस इज, ये देखा गया है सीवियर केसेस में। लेकिन हम बात करें माइल्ड केसेस की, कि हमें वार्निंग साइन क्या मिलेंगे कि अगर हमें खराटे हमारे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खराटे आपको परसिस्टेंट और लाउड आ रहे हैं, आपका बेड पार्टनर या आपके रूम पार्टनर या आपके हाउस पार्टनर उससे डिस्टर्ब है, यू मस्ट गेट इट इवैल्यूएटेड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी सिम्टम्स स्लीप एपनिया के होते हैं, अनफॉर्चुनेटली रात के सिम्टम्स उसे पता ही नहीं चलते हैं, सो रहा होता है, क्योंकि वो सो रहा होता है और सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड जगता है, फिर सोता है, जगता है, फिर सोता है। तो इन सब की फीचर्स दिन में मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे आपने बताया सुबह उठने में बहुत देर लेगा, उठेगा तो फ्रेश नहीं उठेगा, उसे लगेगा कि यार नींद पूरी नहीं हुई है, पूरे दिन लेथार्जी रहेगी। लेथार्जी इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्लीप एपनिया, अर्लीस्ट सिम्टम्स। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार, हमारा ना वर्क लोड बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोगों को थकावट ज़्यादा है, या हमारे पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन इफ आप पे स्ट्रेस है, वर्कलोड है, आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर खराब नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जब भी आपको लग रहा है कि डे टाइम लेथार्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, दैट मीन्स, एंड यू स्नोर, दैट मीन्स यू आर हैविंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया, वन। दूसरी चीज़, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। तीसरी चीज़, आपको सिंपल प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे गैस बहुत बनने लगती है, GRD सिम्टम्स होने लगते हैं। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम कितने सारे पेशेंट देखते हैं जो यंग एज में हाइपरटेंशन हो गया है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। दिस इज ऑल्सो ए मार्कर ऑफ परसिस्टेंट ऑनगोइंग स्लीप एपनिया, क्योंकि स्लीप एपनिया की वजह से बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस और इन्फ्लामेशन आता है जिसकी वजह से बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट होता है। उसके बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज इज अ मार्कर ऑफ स्लीप एपनिया। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो डे टाइम लेथार्जी, डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सेसिव लेथार्जी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स आपको दिन में रहते हैं जो स्लीप डिप्राइवेशन के सिम्टम्स हैं। ये शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर यही सिम्टम्स आगे चलते रहते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेज, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एंड क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल रात को सोते हुए कम हुआ है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन का ब्रेन में सप्लाई कम होता है, अर्ली इंसोम्नियाज, अर्ली ब्रेन डिसीज, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। इवन जो ये ओल्ड एज की डिसीजेज होती हैं जिसमें आपका जितनी भी भूलने वाली बीमारियां होती हैं, अल्जाइमर्स, ये सब जल्दी आने लगती हैं पेशेंट्स को। सो हमें ये लगता है कि स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हम खराटे ले रहे हैं और यही प्रॉब्लम है। बट इसके शॉर्ट टर्म और दूरगामी दोनों प्रभाव है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही है,
इंसुलिन पे है पेशेंट तब भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या बीपी की 2 से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं। सो 2 से ज़्यादा अगर बीपी की दवाइयाँ लेते हैं तो उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। अमेरिकन सोसाइटी ये कहती है कि अगर आप 2 से ज़्यादा बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, यू मस्ट इवेल्युएट योरसेल्फ फॉर स्लीप एपनिया। ओके, So that is very very important that it is an untouched part of your overall management. Let's say मुझे डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, दोनों ही कंट्रोल नहीं है, ये दोनों मुझे इतनी जल्दी क्यों आ गई? दोनों के लिए मुझे एक कॉमन लिंक देखना है, एंड कॉमन लिंक इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया। तो लोग यही मिस कर जाते हैं इसको, उन्हें लगता है अगर कि आप नींद इसको मिस इतनी करेंगे important तो नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है? मिस करने में आपकी बीपी की दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी, डायबिटीज की दवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी, और उनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी आप पे बढ़ते जाएंगे। दवाइयों का तो होता है कार्डियक side रिस्क बढ़ता जाएगा, सीएडी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है जिससे हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन लोगों में। आपने देखा है यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आने attacks आ लगे। रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इज दिस ओनली कि हम लोग इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते नहीं है, ओबेसिटी रहती है हम लोगों को, स्लीप एपनिया रहता है, और हमें लगता है ये सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर फिर कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं स्लीप जैसी प्रॉब्लम्स होने के? सो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। स्लीप एपनिया इज द ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर, जिसमें पेशेंट्स का वेट अगर ज्यादा है तो उनको, और खराटे लेते हैं तो उनको स्लीप एपनिया का रिस्क है। लेकिन हमने देखा है कि एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, सेंट्रल ओबेसिटी प्लेज अ मेजर रोल रादर देन ओवरऑल यू लुक फैटी। इफ यू हैव सेंट्रल ओबेसिटी, नेक ओबेसिटी, शॉर्ट नेक, ऑल दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया में अगर आपकी नेक छोटी है, हाइट छोटी है, थोड़े से भी आप ओबेज हैं, सेंट्रल ओबेसिटीज आ रही हैं, कुछ लोगों में टंग बड़ी होती है, कुछ लोगों में अगर आप लेटरल प्रोफाइल में देखेंगे तो जो ये चिन आगे आ रही है ये पीछे की तरफ होती है, इसको बोलते हैं रिट्रोगेनिडिया। अच्छा। उससे आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ लोगों में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत बड़े रह जाते हैं, वो आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो आपके एयरवे को कॉम्प्रोमाइज कर रही है और उसके साथ जब आप सो रहे हैं और एयरवे बंद हो जा रहा है, these are the factor which is creating apnea, no breath, and these are the factor which is aggravating your sleep apnea. These are the factor. इसके अलावा पेशेंट जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पेशेंट जिनको पहले से हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, उनमें सेंट्रल स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की भी, जैसे मेल्स में स्लीप एपनिया के चांसेस एज कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका नेक साइज यूजुअली ज़्यादा माना गया है। अच्छा। So that is one of the factors. These are anatomical factors. Then there are medicine related factors कि बहुत सारे लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, अल्कोहल लेके सोते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, एपनियाज हो जाते हैं, मल्टीपल स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं बिकॉज ऑफ इंसोम्नियाज और वो स्लीप एपनिया में चले जा रहे हैं, या 25% जो स्लीप एपनिया उनको भी ऐसा लगता है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है और वो स्लीपिंग पिल्स लेना चालू कर देते हैं। जैसे ही स्लीपिंग पिल लेते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, फिर एपनिया होने लगता है, तो रादर वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट टू यू योर हेल्थ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ये हो आपको स्क्रीन कराना है। एग्जैक्टली। तो जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं उनके लिए फिर कितना ज्यादा हार्मफुल है इस तरह के पिल्स लेना? जब भी आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है वेदर इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड और नॉट। सो अगर हम बोलें कि स्लीप एपनिया के 25% लोगों को इंसोम्निया भी है, लेकिन दे आर नॉट द कैंडिडेट फॉर स्लीपिंग पिल्स, दे आर द कैंडिडेट फॉर स्लीप एपनिया ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आपने उनमें उनको स्लीपिंग पिल्स दे दी और डीप सुला दिया तो उनकी सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो उनको दिन में लेथार्जी और ज्यादा होने लगती है, तो वो लोग बोलते हैं कि मैंने रात को नींद की गोली ली, सुबह भी उसका असर रहता है। एक्चुअली उसका असर नहीं, वो आपका स्लीप एपनिया बढ़ गया है, तो आपको डे टाइम लेथार्जी ज्यादा बढ़ गई है। सो दीज आर द थिंग। तो उन लोगों को स्लीपिंग पिल्स बहुत ज्यादा सूट ही नहीं करती हैं। जैसे ही वो लेते हैं उन्हें बोलता है कि मेरे दिन में लेथार्जी और बढ़ जा रही है, एंड वो सोचते हैं कि दवाई का साइड इफेक्ट है, रादर देन इट इज बिकॉज ऑफ द स्लीप एपनिया इंटेंसिटी व्हिच हैज इंक्रीज्ड। तो स्लीपिंग पिल्स के अलावा जो लोग नॉर्मल मेडिकेशंस पर हैं, किसी भी चीज की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या उनकी वजह से भी उनके स्लीप डिस्टर्ब होती है? जनरली वो आपको उस मेडिसिन से रिलेटेड उसके साइड इफेक्ट्स देखने हैं। अगर उसके साइड इफेक्ट में ये आता है कि वो आपकी स्लीप डिरेंज कर रही है, स्लीप के पैटर्न खराब कर रही है, देन दीज आर द पेशेंट हु आर एट रिस्क। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें इतने सारे फैक्टर्स बताए स्लीप एपनिया के, इंसोम्निया के, कि कौन से लोग रिस्क पर हैं, वार्निंग सिग्नल्स वगैरह, तो जो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके पास क्या क्या अवेलेबल है? सो आई थिंक दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि हमें स्लीप एपनिया हो सकता है, तो हमें करना क्या है? सो जब भी स्लीप एपनिया हो रहा है, आजकल स्कोरिंग होती है जिसमें स्टॉप बैंक स्कोरिंग करके एक स्कोरिंग होती है। अगर उसमें आपका स्कोर 3 से ज्यादा है तो आपको स्लीप एपनिया के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो दीज स्कोर्स आर वेरी वेरी सिंपल, जिसमें आप ऑनलाइन देख सकते हैं और अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है कि मुझे स्लीप एपनिया हो सकता है, तो स्लीप
टेस्ट होता है जिसको पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं, Okay. जिसमें हम ये देखते हैं कि स्लीप के दौरान, एंड ये टेस्ट में कोई एक पिन भी नहीं चुभाता है, इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट, सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियल मार्किंग्स करके दे सी योर ब्रेन एक्टिविटी कि आपको स्लीप स्टेजेस कैसी चल रही हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, स्लीप के दौरान आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है नहीं हो रही है, उसका आपके हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, मूवमेंट कैसी है, आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तो नहीं होते। तो ये सारे पैरामीटर्स बिना किसी मतलब सुई चुभाए भी घर पे रात को सोते वक्त टेस्ट हो जाते हैं। ये टेस्ट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और होम स्लीप मॉनिटरिंग भी अवेलेबल है। इससे हमें ये पता चलता है कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है। पहली चीज़, अगर आपको स्लीप एपनिया है तो उसकी सिवियरिटी कितनी है। सो इसमें एक स्कोर होता है जिसको बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, AHI। अगर आपका AHI 5 से ज़्यादा है तो आपको स्लीप एपनिया है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। लेट्स से 30 से ज़्यादा आ रहा है, देन यू हैव सिवियर स्लीप एपनिया। सो 5 से 10 के या 5 से 15 के बीच में हम बोलते हैं कि आप वेट रिडक्शन और ये मैनेजमेंट कीजिए, डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए, तो हो सकता है आप इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जहाँ सिवियर स्लीप एपनिया या मॉडरेट स्लीप एपनिया आता है, 15 से ज़्यादा आता है, तो बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं कि आप वेट रिड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। सो इवन इफ यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट योर वेट विल नॉट रिड्यूस। In that case, you need treatment for sleep apnea. So, पहला step before going to the treatment is confirmation of the sleep apnea and उसकी severity पता करना। And severity के हिसाब से treatment decide होता है उसका। ओके, तो आपने ये स्लीप एपनिया का बताया, इंसोम्निया के लिए फिर क्या ट्रीटमेंट है? सो इंसोम्निया 3 तरह का हो सकता है, जिसमें पहला होता है कि आप बेड पे जा रहे हैं और आपको नींद ही नहीं आ रही है, सो यू आर नॉट एबल टू इनिशिएट योर स्लीप। सो वो इनिशिएशन रिलेटेड इंसोम्नियाज है। दूसरा है कि आपको स्लीप तो आ जा रही है लेकिन बीच बीच में स्लीप ब्रेक हो जा रही है, सो आप अपनी स्लीप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सो वो मेंटेन का होता है। और तीसरा होता है कि स्लीप भी आ गई, थोड़ी देर मेंटेन भी किया, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ गए और दोबारा सो नहीं पा रहे हैं, सो उसमें अर्ली राइजिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ स्लीप एपनिया और द पैटर्न ऑफ स्लीप एपनिया, डिफरेंट मेडिकेशन है जो आपको स्लीप इनिशिएट करने में, स्लीप मेंटेन करने में एंड स्लीप ड्यूरेशन बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके, तो कुछ ऐसे डाइट रिलेटेड भी हैं कि अगर कुछ हम खा के सोते हैं तो नींद बेहतर आएगी, या कुछ ऐसे खाने जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि नींद अच्छी आए? सो आई थिंक ज़्यादा डाटा जो है वो अवॉइडेंस का है कि रात को अल्कोहल नहीं लेना है, पहली चीज़, क्योंकि वो आपकी स्लीप पैटर्न, सो हमें लगता है कि अल्कोहल पी के हम बहुत अच्छा सोते हैं, गहरी नींद आती है, लेकिन स्लीप की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक तो हम लोग ये फॉलो करते हैं कि यार वेस्टर्न वर्ल्ड में सारे लोग अल्कोहल लेते हैं। पहली चीज़ कि वहाँ पर अल्कोहल एज ए एपेटाइजर लिया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है, बिफोर मील लिया जाता है। हमारे यहाँ मील ही हम 12 बजे रात को लेते हैं क्योंकि हमारा अल्कोहल का ड्यूरेशन ही खत्म नहीं होता है। 7 बजे पीने बैठेंगे तो इट इज़ ए पैटर्न दैट दे फॉलो इन ए वेरी स्ट्रिक्ट वे कि एक पेग ऑफ लेट्स से वाइन, देन दे टेक देयर डिनर एंड स्लीप ऑन टाइम। हमारे यहाँ वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है, ऑल्दो वी से कि नहीं जी बाहर लेते हैं और हम क्यों नहीं लेते हैं, या हम लेते हैं हमें ऐसा क्यों प्रॉब्लम है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पैटर्न दैट वी फॉलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स हैं, जिसमें कॉफ़ी, चाय, अगर आप ये ले लेते हैं तो आपका स्टिमुलस बढ़ जाता है और स्लीप आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन टाइम, जिसमें से जो ब्लू रेज निकलते हैं जो जनरली हमें दिखते ही नहीं है, वो आपकी स्लीप पैटर्न को ख़राब कर देता है और इनिशिएशन में प्रॉब्लम करता है। और एक बार हम जब फ़ोन में लग जाते हैं, उनकी रील्स और जो चीज़ें हम देखते हैं आजकल, सो वो चलती चली जाती है, तो वैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम टाइम बाउंड है और हमें अपनी एक एडिक्वेट टाइम पे सो जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब अगर हम बात करें कि क्या चीज़, कौन सा ऐसा फूड है जो खाने से हमें नींद बेटर आएगी, सो आई थिंक मतलब एंशियंट टाइम से चला रहा है कि गुनगुना दूध में हल्दी मिला के लीजिए, सो इट इज़ ए वेरी सूदिंग एजेंट, कि उससे नींद बहुत अच्छी आती है लोगों को। उसके अलावा कैमोमाइल आजकल बहुत अच्छी टी, एक फ्लावर की टी आ गई है, विच ऑल्सो हेल्प्स यू इन गेटिंग गुड स्लीप। जो पोर्शन साइज है खाने का वो कम रखना है हमें, ताकि रात को बहुत ज़्यादा ओवरफुल ना हो और रिफ्लक्स ना होने लगे हमें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाने और सोने के बीच में अगर आप हल्का फुल्का वॉक करते हैं, नॉट हैवी एक्सरसाइजेस, that also helps कि आपको स्लीप अच्छी आएगी। So these are some of the tips that we can take. इसके अलावा स्लीप हाइजीन करके मतलब there are 10 pointers in sleep hygiene, जिसमें आपको ये देखना है कि जो भी आपकी सराउंडिंग है वो डिस्टर्बिंग ना हो, लाइट सूदिंग हो, वॉइस बहुत ज़्यादा ना हो,
बेड क्लीन हो, बेड पे ऐसी चीज़ें ना पड़ी हो जो आपको चुभें और आपको बार बार नींद डिस्टर्ब हो. सो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती हैं. ओके, तो आपने जैसे स्लीप हाइजीन के 10 पॉइंट्स बताए, उसको भी थोड़ा बताइएगा कि एग्जैक्टली हमारा रूम कैसा दिखना चाहिए सोने के वक्त, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, करवट कौन से साइड का, बेड, मैट्रेस और पिलो का इसमें कितना रोल है, तो एक So प्रॉपर स्लीप I हाइजीन think yes, this is again very very important and lot of emphasis has been given on this. So अगर आप साइंटिफिक टर्म में बोलें तो बेड सिर्फ 2 चीज़ों के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है, सेक्स एंड स्लीप, दैट्स इट. लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, खाना खा रहे हैं, बेड गंदा हो गया, आपको डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा, या आपको लगता है कि आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, टीवी देखते हुए सो रहे हैं, यू नो, लाउड म्यूजिक सुनते हुए सो रहे हैं, ब्राइट ब्लू लाइट के साथ सो रहे हैं, ये सब आपकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट करता है. देन सो जो इन्वायरमेंट होना चाहिए स्लीप का, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा नॉइजी होना चाहिए. आप नॉर्मल कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं जो लाइट म्यूजिक हो, बहुत ज़्यादा बाउंसी ना हो. उसके अलावा लाइट में अगर हम बात करें तो रेड लाइट बहुत सूदिंग होती है, जो हम देखते थे पहले 0 वॉट के बल्ब जलते थे रेड लाइट के. सो दैट इज अगेन वेरी वेरी सूदिंग लाइट फॉर स्लीप. उसके अलावा बेड क्लीन होना चाहिए. आपके गैजेट्स जितना दूर रखें, एटलीस्ट 1 आवर का टाइम आपके पास होना चाहिए कि उससे पहले आप गैजेट्स बंद कर दें. या जैसे जो इमरजेंसी सर्विसेज में उनको सेटिंग्स इस हिसाब से रखें कि सिर्फ इमरजेंसी कॉल उठाएं आप. ये सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पी के नहीं सोना चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पानी पी के सोते हैं और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं. दैट ऑल्सो अफेक्ट योर स्लीप क्वालिटी. सो आपको ज़्यादा पानी दिन में पीना है, लेकिन हम वर्क के हिसाब से दिन में नहीं पीते हैं, तो हम सुबह और शाम को उसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं. और बेड, मैट्रेस, पिलो का कितना रोल है सोने में? बेड, मैट्रेस, पिलो का रोल तभी आता है जब आपको कोई ना कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है. अदरवाइज फॉर ए नॉर्मल पीपल, जैसे हम देखते हैं कि हार्ड बेड, सॉफ्ट बेड डजंट मेक एनी मच डिफरेंस. यस, लेकिन अगर नेक पिलो साइज बहुत ज़्यादा है और आप स्ट्रेन दे रहे हैं अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. या आपका बेड बहुत सॉफ्ट है तो आपके जो कर्व्स हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं और उससे स्ट्रेन आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे होटल रूम्स में होता है. यस. अदरवाइज सो होटल रूम्स में आप देखेंगे कि होते तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इट इज़ वेरी पेनफुल. अगले दिन आपकी नींद पूरी कभी नहीं होती है. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी इन अ नॉर्मल रेंज रादर देन जितने भी ये पिलोज, मैट्रेसेस और स्लीप क्वालिटी बताई गई, जैसे मेमोरी फोम आजकल बोलते हैं, इसका बेसिक पर्पस ये है कि वो आपकी शेप ले ले. अच्छा. ताकि वो एक शेप में आप आ जाए और कंफर्टेबल रहे, कोई स्ट्रेन ना पड़े. जैसे बहुत सारे लोग हार्ड पिलो लेके टेढ़ा होके सोते हैं, सो दैट ऑल्सो क्रिएट ए स्ट्रेन एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइकल प्रॉब्लम आने के रिस्क बढ़ जाता है उसमें. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडे एसी में नहीं सोना है. टेम्परेचर रूम का कंफर्टेबल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ताकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो. सो आजकल एसी के साथ हम लोग सोते हैं तो एसी मैट्रेसेस, एसी ब्लैंकेट्स आ गए हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं. सो टेम्परेचर आपको उस हिसाब से रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंड में ना रहें और बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहें. 24-26 इज फाइन. यस, दैट इज द थिंग. हाँ, अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि एसी का टेम्परेचर सो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है ना कि आप 16 डिग्री पे करके एक कंबल ओढ़ के सो रहे हैं. एग्जैक्टली. लोगों को लगता है ऐसा कि हम तो ऐसे ही सोएंगे, लेकिन दैट्स नॉट राइट थिंग. ओके, तो आई गेस इस सेशन में हमने स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, उनके ट्रीटमेंट्स सब पर काफ़ी अच्छी खासी बात कर ली. हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को एक गो टू होम मैसेज ज़रूर दे दें. जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं वो किसी भी तरह के स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रही हैं, तो क्या सिम्टम्स या वार्निंग साइंस उन्हें ध्यान में रखने चाहिए और कब जा करके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए? सो आई थिंक स्लीप अपने आप में एक सुपर पावर है हमारी, कि अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे तो हमारी दिन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और अगर स्लीप एडिक्वेट नहीं है तो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रभाव है उसके, लॉन्ग टर्म में भी हमें बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क हो जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम दिन में अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, रात में अपनी स्लीप हेल्थ का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसकी स्लीप साउंड नहीं है, जिसमें इंसोम्नियाज है कि नींद अच्छी नहीं आ रही है, नींद बार बार खुल रही है, या सुबह जल्दी आँख खुल जा रही है और नींद नहीं आ पा रही है, या स्नोरिंग बहुत ज़्यादा है, या आपको लगता है कि डे टाइम फटीग है, डे टाइम स्लीपीनेस रहती है, अर्ली एज में बीमारियां आना चालू हो गई हैं, आई थिंक दीज आर द पेशेंट जिनको अपनी स्लीप की तरफ ध्यान देना है और उससे रिलेटेड इवैल्यूएशन कराना है. जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि या तो रात में स्लीप में आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है या दिन में उसके प्रभाव आ रहे हैं, या अर्ली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या आपको ये बीमारियां हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो आपको स्लीप एपनिया के लिए इवैल्यूएट करना है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एडिक्वेट डाइट लेनी है आपको, सब्सटेंस अब्यूज़ कम करने हैं ताकि रात को स्लीप उससे डिस्टर्ब ना हो. उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल से जितना परहेज कर पाएँ, या फिर एक गैप रखना है ताकि उसका अफेक्ट आपकी स्लीप पे ना पड़े. दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
डाइट में ऐसी चीजें लीजिए जो सूदिंग हो, लाइट और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना है ताकि स्लीप आपकी मेंटेन रहे। एग्जैक्टली। आपका एक तो वो स्लीप एपनिया में सीपैप और ओबेसिटी वाली चीजें नहीं पूछी आपने। सीपैप, ओबेसिटी। स्लीप एपनिया में सीपैप मास्क लगाते हैं, और ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जो ये दवाइयाँ आ गई हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने स्लीप रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी विस्तार से समझाया। आई होप जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें इस वीडियो के जरिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank थैंक you यू। so आई थिंक much. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक Exactly. जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और वो सिर्फ बीमारियों के रिलेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं, बट ये नहीं समझ पाते हैं कि बीमारियां हो किस वजह से। एग्जैक्टली। और अगर ऑडियंस के मन में कुछ और सवाल भी रह गए हों तो हम इस सेशन को जैसे हमने दोबारा किया, हम आपके साथ फिर से इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि लोगों के जितने सवाल हैं जो रह गए हों उसे भी हम कंप्लीट कर सकें। Absolutely, I'll be very very happy to do that. बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड Thank थैंक यू सो मच ऑडियंस। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसे प्लीज शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।